गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम वितान भाग 1 जो कि एनसीईआरटी द्वारा +1 की बुक निर्धारित की गई है उसको आरंभ करने जा रहे हैं। प्रथम लेसन जो है वो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के बारे में है, जो कहीं ना कुमार गंधर्व जी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम कुमार गंधर्व जो इस पाठ के लेखक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जन्म यहाँ पर दिखाया जा रहा है 1924, 1992 में मृत्यु। कुमार गंधर्व जन्म सुलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक में इनका जन्म हुआ है। मूल नाम था शिवपुत्र षडियादार मैया कामकली। मात्र 10 वर्ष की उम्र में गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति दी। उनके संगीत की मुख्य विशेषता थी मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य स्थापित करना, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों द्वारा उनका गायन। कबीर के पद इन्होंने गाए हैं अपने लहजे में। लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह भी इन्होंने किया है और उन्हें स्वरों में बांधकर कुमार गंधर्व ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, अपने देश के अलावा विदेशों में भी। इसके लिए इन्हें कालिदास सम्मान पुरस्कारों के नाम है और पद्म विभूषण सहित बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये कुमार गंधर्व जी का जीवन परिचय था, जिसमें उन्होंने उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में बताया गया था। अब हम जो अपना पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया है, सबसे पहले समरी के रूप में बताया जाएगा कि इस पाठ में क्या कुछ लिखा जा रहा है, क्या कुछ बताया जा रहा है। गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर संगीत की दुनिया की वह आवाज़ जिसे सब जानते हैं, जिसे सब पहचानते हैं, पर इस ओर कम लोगों का ध्यान गया होगा कि बच्चों की अभिरुचि के विकास में उस आवाज़ का क्या योगदान है। दिनों दिन सुरीले होते किशोर और युवा तथा उनके थिरकते पाँव का राज क्या है। लता यानी सुगम संगीत, फिल्मी संगीत का सुरीला इतिहास क्या है। एक ऐसा सुर जिसने एक शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। यानी कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय गायक हैं और वे स्वयं लता मंगेशकर के बारे में लिख रहे हैं। मूल हिंदी में लिखी गई कुमार गंधर्व की यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है, संगीत से जुड़ी हुई धरोहर। यह शास्त्रीय और संगीत, फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है न सुगम है, बस संगीत है और गानपन की पहचान है। जहाँ एक और संगीत जिंदगी को लय देता है, ताजगी देता है, हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है, मन को उन्मुक्त करता है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण इस उन्मुक्त मन को खुला आकाश देता है, सांस भरने को, जिजीविषा जीने की इच्छा को मकसद देता है, संघर्ष करने को। और इस पाठ में यही सब चीज़ें बताई जा रही हैं। अब यहाँ से पाठ की शुरुआत होती है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ पाठ का शीर्षक है लता मंगेशकर। ये पूरा एक शीर्षक है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व इसके लेखक का नाम दिया जा रहा है नीचे। तो देखो, इसमें अगर आपको देखने में कहीं क्लियरिटी में प्रॉब्लम आ रही हो तो ये मैटर मैंने आपके पास पूरा पाठ आपके पास भेजा हुआ है। आपके पास यदि बुक है तो बुक खोल करके आप इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि नहीं है तो पूरा पाठ आपको मैंने भेजा हुआ है, उसमें देख करके आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर उस पाठ को जो आपने निकाला हुआ है, पढ़ा हुआ है, उसको यहाँ समझेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके समझ में आती चली जाएंगी। यहाँ से इस पाठ की शुरुआत होती है। वर्षों पहले की बात है, मैं बीमार था। लेखक अपने बारे में बता रहे हैं, कुमार गंधर्व जी। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज़ का नहीं है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे में जा भिड़ा। मैं हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर के पिताजी का नाम है,
अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। फिल्मी संगीत को चित्रपट संगीत बोलते हैं। तब से लगातार लता गाती चली आ रही हैं और मैं भी उसका गाना सुनता रहा हूँ। लता से पहले भी प्रसिद्ध गायिका हुई हैं नूरजहां। चित्रपट में उसका अपना एक ज़माना था, पर उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी ही दिखते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारे विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे चले गए थे। यानी बहुत कम ऐसा होता है कि अगर उसका पिता भी कोई इसी प्रकार की कला से जुड़ा हुआ है और उसका पुत्र भी उसकी कला से जुड़ करके उसमें कहीं उनसे ज़्यादा महारत हासिल कर लेता है। यानी लता मंगेशकर के पिता भी स्वयं संगीत से जुड़े हुए थे, संगीत दिग्दर्शक थे, लेकिन जितनी लोकप्रियता लता जी की है वो उनके पिता की नहीं थी। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई नहीं है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुसरण करने का प्रयास करेगा। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएँ लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है लोगों को। तो ये सब संगीत का प्रभाव है। जैसे जैसे संगीत में परिवर्तन आता है, निखार आता है, लोग उससे प्रभावित भी होते हैं। उनका स्वर ज्ञान बढ़ता है। सुरीलापन क्या, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह के लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के कारण उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों की भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इस सब का श्रेय लता को जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषय का अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पर है, सामान्य श्रोता अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए, यानी एक तरफ उनको शास्त्रीय संगीत सुनाया जाए और एक तरफ चित्रपट संगीत सुनाया जाए जो लता जी का है, तो वह लता जी की ध्वनि मुद्रिका को अधिक पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया है, ताल कौन सा है, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता है। देखो, शास्त्रीय गायन के अपने नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं और उन्हीं में बंद करके उसको गाना पड़ता है। जबकि चित्रपट संगीत के अपने कोई नियम नहीं होते हैं, बस उसको इस लहजे से गाया जाता है कि श्रोताओं को वो अच्छा लगे, वो उसको सुन करके भाव विभोर हो जाएं, मदमस्त हो जाएं और उस पर उनका प्रभाव फैले, उनमें उसमें आकर्षण हो, जिससे लोग उसको बार बार सुन सकें। तो लता जी के गायन में वही सब कुछ है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्रभावित करता है। उसे इसका कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था या ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य कहलाता है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत कहलाता है। गानपन गाने का ऐसा अंदाज जो सुनने वाले को भाव विभोर कर देता है। और लता का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% यह गानपन मौजूद रहता है, यानी ऐसा अंदाज जो लोगों को प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है गानपन, जो अभी हमने बताया आपको। लता के गाने की एक और भी विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता, यानी उसके मुखमंडल से निकलने वाले जो
शब्द हैं वो इतने अधिक, स्वर जो हैं वो इतने अधिक निर्मल होते हैं कि वो मन को छू जाते हैं, पवित्र कर देते हैं। उसके पहले की जो पार्श्व गायिका है नूरजहाँ भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं है, तथापि फिर भी उसके गायन में एक मादक उतान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता है और मुग्धता है, दूसरों को मोहित करने की शक्ति। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उनके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और भी विशेषता है उसका नाद में उच्चारण, यानी उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का जो स्वरों के बीच का जो अंतर है वो बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल गए हैं। ये ऊपर दिए गए जो कठिन शब्द थे उनके शब्दार्थ, उनके बारे में समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। नेक्स्ट पेज पर है, यह बात पैदा करना कठिन है, किंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठती है। ऐसा माना जाता है कि लता के गानों में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती, नहीं जचती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति वाले मध्यम और द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। यानी लेखक द्वारा लता के गायन पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने जो करुण रस के गाने हैं ना वो उतनी अच्छे से नहीं गाए हैं जितने कि श्रृंगार परक के गाने गाए हैं, श्रृंगार प्रेम और सौंदर्य से भरे हुए गाने। इसमें लेकिन कहता है कि इसमें लता का दोष नहीं है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष है। जिस डायरेक्टर के द्वारा फिल्मों में उन लता जी से गवाया जाता है वो जैसा गवाया जाएगा वैसे ही वो गाएंगी। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है, तेज आवाज़ में। देखो कोई भी गाना है वो तीन तरीके से होता है, एक धीमी आवाज़ में, एक मध्यम आवाज़ में, एक तेज़ आवाज़ में। लता जी के जितने भी गाने हैं वो सारे ऊंची आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण चिल्वाते हैं। चिल्वाने का मतलब तेज़ आवाज़ में बोलेंगे तो चिल्लाना ही लगेगा वो। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है, ये भी आरोप लगाया जाता है। पर लेखक कहते हैं कि मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, बेकार है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। ये दोनों अलग अलग संगीत हैं, इनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती, इनके अपने अलग अलग नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं। अब यहाँ पर अंतर भी बताया जा रहा है कि चित्रपट संगीत क्या होता है और शास्त्रीय संगीत क्या होता है, उनमें क्या अंतर है। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, यानी स्थायी कहने का मतलब है कि शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है, जबकि चित्रपट संगीत में जलदल्य और चपलता, जलदल्य मतलब तेजी और चंचलता। चित्रपट संगीत का मुख्य गुण है, चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, शुरुआत होती है, और जबकि शास्त्रीय जो संगीत है उसका ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा सुधरे हुए रूप में। जैसे प्राथमिक पाठशाला में बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और बड़ी कक्षाओं में जाते जाते वो पारंगत हो जाते हैं पढ़ने लिखने में, तो परिष्कृत रूप हो गया, सुधरा हुआ रूप। तो चित्रपट संगीत तो शुरुआत होती है, प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, और शास्त्रीय संगीत परिष्कृत रूप है। तो अंतर हो गया उन दोनों में ये। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग होता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अगर स्थान दिया जाता है। चित्रपट संगीत के बारे में बता रहे हैं। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय, बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उस चीज़ की समझ उनके अंदर है, उन नियमों का, उन शास्त्रीय संगीत के जो ज्ञान है, जानकारी है, वो लता जी को भली प्रकार से है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध शास्त्रीय
खानदानी शास्त्रीय गायक की 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप से वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का नहीं, नन्ही कहावत के रूप में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ ही दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या है और चित्रपट संगीत क्या है, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य जिस गाने में जितनी है, इस पर उसका महत्व ठहरना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक नहीं है, उसमें रंजकता नहीं है, लोगों को प्रभावित करने की, लोगों को आकर्षित करने की शक्ति नहीं है, रस प्रदान करने की शक्ति नहीं है, तो वह बिल्कुल नीरस ही कहा जाएगा। अनाकर्षण प्रतीत होगा, उसमें कोई आकर्षण नहीं होगा, लोगों को अपनी ओर खींचने की शक्ति नहीं होगी, उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, विद्यमान रहती है, टिकी रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोता से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट रहता है, मिला रहता है। किसी मनुष्य का उदाहरण देकर के उस बात को समझाने का प्रयास किया जा रहा है लेखक के द्वारा। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैलीय चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। यानी एक चित्र तो ऐसा होता है जिसमें केवल अस्थि पंजर दिखाया जाता है, लाइनें दिखाई जाती हैं और एक तरीके से स्केच जो हम बनाते हैं वो दिखाया जाता है। एक उस स्केच को बना करके उसमें रंग भर दिए जाएं तो वो जो आकृति है वो ज़्यादा आकर्षित होगी और ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ेगा लोगों पर, वो ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो वही बात इसमें बताई जा रही है कि अगर एक कोई संगीत तो है, यानी कलाकार ने जो कहीं ना कहीं स्केच बनाया है वो भी उस मनुष्य का ही है और उसमें रंग भर दिए गए हैं वो भी उस मनुष्य का ही है, लेकिन रंग भरा हुआ जो चित्र है वो ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेगा, आकर्षित करेगा और लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, वो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जिसमें आकर्षण ज़्यादा होता है, जिसमें प्रभाव ज़्यादा होता है, जो लोगों को ज़्यादा आकर्षित करता है, अच्छा लगता है, उसका महत्व लोगों की दृष्टि में उतना ही अधिक हो जाता है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उतनी कुशलता और रस उत्कटता से गा सकता है? नहीं, यही इस प्रश्न का उत्तर है। अर्थात तुलना नहीं की जा सकती। कोई ये कहे कि भाई जो शास्त्रीय गायक हैं वो तो 3-3, साढ़े 3-3, 4-4 घंटे महफिल को जमा कर रखते हैं, तो अगर 3-3.5 घंटे तक लगातार लता जी को गाने का काम दे दिया जाए तो क्या तब भी वो वैसा गाना गा पाएंगी? तो इस आरोप के उत्तर में लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से वो 3.5-4 घंटे की महफिल नहीं जमा सकती हैं, तो उसी प्रकार से जो शास्त्रीय गायक हैं वो भी 3-3.5 मिनट में वो वैसा गाना प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं जैसा लता जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो उन दोनों की इस प्रकार से तुलना नहीं की जा सकती है। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि फिल्मों ने, गानों ने लोगों को बिगाड़ दिया है, पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं। लेखक का अपना मत है, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले भी मैंने व्यक्त किए हैं और उनकी मैं पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, दोबारा से मैं उनके बारे में नहीं बताऊँगा। पहले कब बताए थे कि किस प्रकार से पहले भी बच्चे गाते थे, अब भी गाते हैं, उनमें सुरीलापन आ गया है, लय ताल की समझ आ गई है, तो वो प्रभाव वहाँ पर बताया गया था, दिखाया गया था, तो उसको बिगड़ना नहीं कहा जा सकता है। और सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी
आत्म संतुष्टि वर्ती के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांडों को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वर्ती अब बढ़ती जा रही हैं। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं हैं, मर्यादाएं हैं, झंझटें हैं, सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मिति की बहुत गुंजाइश है। नवनिर्मिति होती है नया नए निर्माण करना, किसी चीज़ के बारे में नई नई खोज करना। जैसा शास्त्रीय रागदारी चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया है, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, यानी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण, जहाँ पर दृष्टि नहीं गई है, असंशोधित जिसको संशोधित नहीं किया गया है, सुधार नहीं किया गया है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की कला अनाभिषिक्त साम्राज्ञी हैं। अनाभिषिक्त होता है जिसको तिलक करके एक तरीके से मुकुट पहना करके राजा बनाया जाता है, लेकिन अनाभिषिक्त मतलब जिसको मुकुट नहीं पहनाया गया हो, जिसको तिलक करके साम्राज्ञी नहीं बनाया गया हो। लेकिन संगीत के क्षेत्र में लता साम्राज्ञी हैं। और भी कई पार्श्व गाय गायिकाएँ हैं। उससे पहले भी काफ़ी गाय गायिकाएँ हुए हैं, उसके बाद भी बहुत से गाय गायिकाएँ हुए हैं। लेकिन संगीत के क्षेत्र में जो स्थान लता जी का है, उस स्थान को कोई नहीं डिगा पाया है। वो पिछले 50 वर्षों से लगभग लोकप्रिय बनी हुई हैं। तो इस स्थिति में हम यहाँ भी कह सकते हैं कि इस प्रकार से एक इतने बड़े कलाकार का इतने दिनों तक टिका रहना, इतनी लोकप्रियता हासिल करना कोई सामान्य बात नहीं होती है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, उसको कोई डिगा नहीं सकता है, उसको कोई हटा नहीं सकता है, अलग नहीं कर सकता है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं और फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। बगैर किसी बाधा के, बगैर किसी रुकावट के वो लोकप्रिय बनी हुई हैं। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन तक सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। और ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा नहीं टिका रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठें। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि देखो, अब कोई भी गाने होते हैं, आज हम देखते हैं कि टॉप 10 गाने आते हैं और दूसरे तीसरे यानी हर वीक वो टॉप 10 गाने बदलते रहते हैं। उनकी जो रैंकिंग है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो जब एक गाना हफ्ता 10 दिन भर भी नहीं टिका रह सकता है, और उस स्थिति में उस संगीत में लता जी जो हैं वो इतने वर्षों से लगातार टिकी हुई हैं, उनकी लोकप्रियता बरकरार है और वो लोगों के मन पर इस प्रकार से छाई हुई हैं, लोगों को उनका गायन इतना अच्छा लगता है, इतना आकर्षण उसमें है, तो कहता है कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसी शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी प्रतिभाएं समाज में बहुत कम देखने सुनने को मिलती हैं, जिनको पूरा समाज, पूरा देश इतनी पीढ़ियों तक जान रहा हो और इतने वर्षों तक वो अपना स्थान अचल रूप से बनाए रखते हों। और ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है, 100 वर्षों में।
ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच में है। हम अपनी आँखों के सामने घूमता फिरता उसे देख पा रहे हैं। कितना बड़ा हमारा भाग्य है कि हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से लता जी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनसे रूबरू हो सकते हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य ही है कि हम इस प्रकार से उन्हें देख सुन पा रहे हैं। इसके बाद इसमें इसके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। जो हमने पाठ पढ़ा है उससे संबंधित किस किस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें दिए गए हैं, वो मैं एक बार बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताइए कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होती है। गानपन का जिक्र किया गया है। गानपन सबसे पहले बताएंगे होता क्या है। गानपन गाने का ऐसा अंदाज जो सुनने वाले को भाव विभोर कर देता है। उसके लिए किस प्रकार के सतत परिश्रम की और अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो गायन में जितना अधिक अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, उसमें वह उतना ही ज़्यादा निखार होता चला जाएगा। तो इस पाठ में विस्तार से गानपन के बारे में, उसके अभ्यास के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद है लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। इसमें काफ़ी विशेषताएं आई हैं। गानपन आए हैं, नाद में उच्चारण आया है, स्वरों की कोमलता है, मुग्धता है। ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं जो हमने इस पाठ में पढ़ा और उनकी विशेषताओं को हमने जाना, समझा और देखा है। आपको लता की गायकी की कौन सी जो विशेषताएं आई हैं वो सारी विशेषताएं ऐसी हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, अच्छी लगती हैं, ये इसमें बताया जा सकता है। उसके बाद इसमें आता है कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाते हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? यानी लेखिका के जो लेखक हैं कुमार गंधर्व जी, उनके द्वारा लता जी के गायन पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने जो श्रृंगार परक गाने हैं वो बड़े अच्छे से गाए हैं, पूरे मन से, तन्मयता से, तल्लीनता से, किंतु जो करुणा से भरे गाने हैं वो अच्छे से नहीं गाए। तो हम बताएंगे कि यह आरोप जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लता ने करुण रस के गाने भी उतनी उत्कटता से गाए हैं और श्रृंगार परक गाने भी उतनी उत्कटता से गाए हैं। अब उनके द्वारा गाया गया जो पहला गीत है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया ये गीत है। और इस गीत को जब आज भी इतने वर्षों के पश्चात, क्योंकि आज़ादी से पहले लिखा गया गाया गया ये गीत है, और आज भी जब उस गाने को सुना जाता है तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर ऐसे कैसे माना जा सकता है कि लता जी ने जो करुण रस के गाने हैं वो इतने अच्छे से नहीं गाए हैं, करुण रस के गानों का प्रभाव इतना लोगों पर नहीं पड़ता है? तो ये एक ऐसा आरोप है जो निर्मूल रूप से लता के ऊपर लगा दिया गया है। ऐसा बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि लता करुण रस के गाने अच्छे से नहीं गाते हैं। उनके करुण रस से भरे गानों का प्रभाव कम होता है। उनके करुण रस के गाने भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं, श्रृंगार परक गाने भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं, और उन्होंने अपने गायन में किसी भी प्रकार के गानों में इस प्रकार का कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं किया है। उन्होंने जो भी गाने गाए हैं वो लोगों की जुबान पर आज भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़े रहे हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया कि संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखो यह कथन बिल्कुल सत्य है कि संगीत का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है। संगीत के क्षेत्र को हम सीमित दायरे में नहीं नाप सकते हैं, नहीं बांध सकते हैं। संगीत में कितने ही हजारों लाखों गाने बन चुके हैं, कितनी ही धुन बन चुकी हैं, लेकिन आज भी फिल्मी संगीत के संदर्भ में बताया जा रहा है, लेकिन आज भी जब आप देखते होंगे कि फिल्मों में नए नए गाने आते हैं, अब जो गाने आ गए हैं, कितनी ही फिल्मों में कितने ही गाने आ चुके हैं, लेकिन हर बार नई फिल्मों में नए गाने, नई धुन, नई ट्यूनिंग हमें सुनने देखने को मिलती है। तो वो क्या हुआ, उस गानों में नई नई खोज, नया नया संशोधन और ऐसी ऐसी चीज़ों को संगीतों में खोजा जा रहा है जो लोगों ने अब तक न देखी है न सुनी है, और हम उस चीज़ को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और हर बार हमें कुछ न कुछ उसमें नया ही नज़र आता है। तो ये संगीत का प्रभाव है, ये संगीत की खोज है। और आज भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई नया गाना नहीं खोजा जाएगा, कोई नई धुन नहीं खोजी जाएगी, कोई नया संगीत में हमें सुनने देखने को नहीं मिलेगा। निरंतर इतने वर्षों से चला रहा है और आगे भी हम इसको सुनते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, और इसकी कोई अंतिम सीमा भी नहीं कही जा सकती है कि इसके बाद कोई नया जो संगीत है
वो हमें सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए यही बात इसमें बताने पूछी जा रही थी कि भाई संगीत का क्षेत्र क्या है, कितना फैला हुआ है, क्या उसके बाद भी अब उसका उपयोग आगे चल पाएगा या नहीं पाएगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। यह अक्सर आरोप लगाया जाता रहा है। इसमें कुमार गंधर्व ने अपनी क्या राय दी है और आप क्या सोचते हैं। देखो, अक्सर हमें जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि फिल्मों ने बिगाड़ दिया है, संगीत ने बिगाड़ दिया है। तो कहता है कि इस प्रकार का जो आरोप है वो बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता है। देखिए, बिगड़ने न बिगड़ने की जो स्थितियाँ होती हैं वो अलग होती हैं, उनको संगीत से नहीं जोड़ा जा सकता है। लोग पहले भी इस प्रकार से बिगड़े हुए थे, आज भी आपको कोई अलग प्रवृत्ति के लोग देखने सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन उनके बिगड़ने का कारण हम ये मान लें कि संगीत है, फिल्में हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी भी स्थिति में व्यक्ति के बिगड़ने न बिगड़ने की स्थिति उसकी विचारधारा पर निर्भर करती है। यदि वो गलत कार्यों में आनंद लेने लगता है, गलत कार्यों को सही समझ करके करने लगता है, तो वह गलत संगति में पड़कर गलत कार्य करने लग जाता है। और उसको ये मान लेना कि संगीत के कारण वो गलत काम करने लग गया, फिल्म देखने के कारण गलत काम करने लग गया, ऐसा नहीं माना जा सकता है। क्योंकि संगीत में एक अच्छी समझ भी बच्चों में पैदा होती है। छोटे छोटे बच्चों में जब संगीत के प्रति रुचि को देखा जाता है तो बड़े बड़े भी उनके गायन को सुन करके, उनके डांस को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये उनको बिगाड़ना नहीं हुआ, ये उनकी प्रतिभा हुई जिसे देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का आरोप जो लगाया जाता है कि भाई संगीत ने लोगों को बिगाड़ दिया है, ऐसा बिल्कुल उचित नहीं कहा जा सकता। बिगड़ना लोगों की अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, लोगों की अपनी विचारधारा पर निर्भर करता है। किसी संदर्भ विशेष में उनकी विचारधारा क्या है, वो क्या सोचते हैं, किसको सही गलत मानते हैं, उसके आधार पर वो बिगड़ते हैं। संगीत के आधार पर किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि वो बिगड़ गया है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए और कुमार गंधर्व की इसमें क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। देखो, ये मैंने पहले भी इसमें बताया था पाठ में कि चित्रपट संगीत अलग होता है और शास्त्रीय संगीत अलग होता है। चित्रपट संगीत जो फिल्म में हम संगीत सुनते हैं वो चित्रपट संगीत है, और शास्त्रीय संगीत में अलग होता है जो 5-7, 2-3 जितने भी व्यक्ति हो सकते हैं एक जगह बैठ कर के और घंटों घंटों तक महफिल जमाते हैं, घंटों घंटों तक गाते हैं, वो शास्त्रीय संगीत होता है। उसके अपने नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं। और उसमें देखो, शास्त्रीय संगीत अंतर जब आया था तो उसमें यहाँ पर भी लिख सकते हैं, शास्त्रीय संगीत गंभीर होता है, चित्रपट संगीत चंचल होता है। शास्त्रीय संगीत में जो है ताल परिष्कृत रूप में होता है, चित्रपट संगीत में प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। वो चित्रपट संगीत 3 से 5-7 मिनट का होता है, शास्त्रीय संगीत 3 से 3.5-4 घंटे का होता है। तो इस प्रकार से काफ़ी अंतर है चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में। तो जो इस पाठ के द्वारा इसमें आया भी है, समझाया भी गया है, बताया भी गया है, और वही अब हमसे प्रश्न के रूप में पूछा भी जा रहा है। कुमार गंधर्व के संबंध में क्या राय है। कुमार गंधर्व भी यही सोचते हैं कि चित्रपट संगीत का अपना एक अलग मुकाम है, अलग स्थान है, और चित्रपट संगीत अलग होता है, शास्त्रीय संगीत अलग होता है। दोनों की न तो आपस में तुलना की जा सकती है, न दोनों को आपस में मिलाया जा सकता है, और न दोनों को एक माना जा सकता है। और हमारा अपना भी यही मानना है कि चित्रपट संगीत अपना अलग संगीत होता है, शास्त्रीय संगीत अपना अलग होता है, और दोनों संगीतों के महत्व का आधार है गानपन। यानी जिस संगीत में भी लोगों को प्रभावित करने की, लोगों को भाव विभोर करने की, आकर्षित करने की शक्ति जिसमें जितनी ज़्यादा अधिक होगी, वह संगीत उतना ही अधिक लोकप्रिय होगा और अच्छा माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने पहला लेसन पढ़ा है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी के बारे में। एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको इसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपके पास भेजी भी है व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा पाठ, वहाँ भी आप इसको पढ़ सकते हैं या आप इसको समझ सकते हैं। फिर भी यदि किसी तरीके से आपको इसमें कहीं कोई परेशानी नज़र आती है तो अपनी जूम क्लास अटेंड करके और या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर या किसी भी और सोर्स से आप हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होगी उसको दूर किया जाएगा। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के बारे में था, उनके गायन के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके गायन का लोगों पर किस तरीके से कैसे प्रभाव है, कैसे उन्हें गायन के क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल की है, वो सब इस पाठ में बताया गया था। और बाद में इसके क्वेश्चन आंसर थे जिनमें इस पाठ से जुड़ी बातें ही हमसे पूछी गई थी कि आपने ये जो पाठ पढ़ा है ये किस तरीके का है और इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो
आपको याद रह रही हैं या नहीं रह रही हैं। देखो कि कोई भी जो प्रश्न बाद में पूछे जाते हैं वो इसलिए होते हैं कि आपने इस पाठ को पढ़ा है और इस पाठ को पढ़ने के पश्चात कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप अच्छे से याद रख पाए हैं। इसके क्वेश्चनों को पढ़ें, इसके आंसर भी मैंने आपके पास भेजे हुए हैं, उनको पढ़ें। और फिर भी यदि आपको किसी तरीके से किसी क्वेश्चन को, किसी पाठ में आई लाइन को समझने में कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो वो आप हमें बताएं, वो भी आपकी तुरंत दूर की जाएगी। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।